जो किसी कथावाचक विदुषी ने किया हो। मातृभूमि सेवा संघ की संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुषी बेला पारिक जी ने कई महीनों पहले मुझसे बात की। आपने अपने बारे में मुझे कुछ कुछ बताया और कहा कि मैं कुछ और भी करना चाहती हूं, आपसे मैं सलाह चाहती हूं। सलाह देना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि सलाह लोग जब भी किसी दूसरे को देते हैं तो उसमें सबसे पहले मेरा इसमें हित क्या है ये सोचते हैं। मुझे जो सफर तय करना था वो मैंने 7 साल पहले खुद ही शुरू किया। आप सब जानते हैं कि मेरी जीवन के सफर में जो मैंने प्रोफेशन चुना, पत्रकारिता, कोई 25-26 साल तक जितनी मुझमें ईमानदारी हो सकती है उससे किया। जब मैंने सब जगह से त्यागपत्र दे करके मुझे लगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है, हजारों साल पुरानी इस प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के मानने वाले लोग आज पूरे विश्व में सबसे बौने नजर आते हैं। तो जब भी बात होती है मेरे बारे में, आयोजक ये बताते हैं कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, मेरा कोई विचार है। मेरा कोई विचार नहीं है और ना ही कोई मैं काम कर रहा हूं। मैं सिर्फ 70-80 साल से जो झूठ आपने पढ़ा है, बोला है, उसको सही करने की कोशिश कर रहा हूं। और अफसोस यह है कि ये जो अध्यात्म का जीवन है, जो अध्यात्म का क्षेत्र है, समय ने ऐसी करवट ली है कि जब समाज लालची, जब उसमें लालच व्याप्त होता है तो उसका पहला सिम्टम होता है कि वो कायर हो जाता है। और कायर समाज अपने हीरोज में से बहादुरों को नहीं चुनता है, कायरों को चुनता है। और वो कायर नेता, कायर कथावाचक, डरपोक समाज सेवा में लोग, अध्यापक, प्राध्यापक, ये सब जगह अपने निजी हितों को ध्यान में रख करके नई नई परिभाषा गढ़ते हैं। उस परिभाषा से उन्हें कोई फायदा हो सकता है, लेकिन राष्ट्र को फायदा नहीं होता। लिहाजा आज भी मैं देखता हूं कि लोग सच बोलने से डरते हैं, और वो सच जिसमें शायद उनका अपना कोई निजी हित छुपा हुआ है। हमने 70-80 सालों में झूठ बोला, झूठ पढ़ा, झूठ सुना और झूठ का ही प्रचार किया। सनातनी हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जिसका इतिहास यह बताता है कि बात कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितने भी बड़े राजा के बारे में हो, अगर झोंपड़ी में रहने वाले किसी गरीब ने भी राजा की बात को या उसके विचार को या उसके तर्क को, उसकी लॉजिक को गलत ठहराया तो शास्त्रार्थ होता था। खुले मंच पे आप अपनी बात कहते थे
आपके तर्क को दूसरे लोग कसौटी पे कसते थे। अगर आपके तर्क में जान है, तथ्य है, तो आप झोपड़ी में रहते हैं या महल में रहते हैं, यह महत्व नहीं होता था। तर्क सही होना चाहिए, वही माना जाता था। आज हमारे यहां लालच और कायरता इतनी व्याप्त हो गई है कि हम झूठ को प्रचार करते हैं और झूठ को ही अपना तर्क मानते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में तो कोई फायदा नुकसान हो सकता है, लेकिन राष्ट्रों की सभ्यताएं और संस्कृति नष्ट हो जाती है। मैं अक्सर इस किस्म की बातें सुनता हूं, सारे धर्म बराबर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि हम सबको यह लगता है कि जो मंच पे बहुत बड़े नेताजी हैं, उन्होंने जो भाषण दे दिया बस वही सच है। प्रोफेसर, रीडर, अध्यापक सब अपनी नौकरी बचाने और सत्ता की चाटुकारिता से कुछ मिल जाने के लालच में सारी नस्लों को बिगाड़ रहे हैं। हम रुक करके न वो सवाल पूछना चाहते हैं, न दूसरे से, न अपने आप से, कि हमें लगता भी है कि ये बात कुछ गलत है, लेकिन हम कहते हैं क्यों इसमें जाना है, क्यों इस पचड़े में पड़ना है। भाई अपना काम करो, आगे बढ़ो। तुमने या मैंने कोई ठेका ले रखा है कि किसी झूठ को सही करना है? और यही झूठ अगर घर में बोला जाए तो मां पिता उस झूठ को सही करते हैं, लेकिन ताज्जुब देखिए, वही समाज में जो घर के अंदर उस झूठ को बोलने पे अपने बच्चे को समझाते हैं, बुझाते हैं, डांटते हैं, लेकिन वही लोग जब समाज में झूठ बोला जाता है तो मौन हो जाते हैं। इसलिए एक कहावत है कि गरीब का बच्चा अगर झूठ बोलेगा तो एक घर नष्ट होगा, और अमीर का बच्चा झूठ बोलेगा तो एक देश बर्बाद होगा। इसलिए सच और झूठ में कोई बहुत बड़ा ऐसा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं पहला ऐसा आदमी धरती पे पैदा हुआ हूं जो मैं आपको बता रहा हूं, मुझसे पहले भी हजारों लोगों ने बताया। लेकिन हम सब इतने स्वार्थी हैं कि हम कुछ सुनना नहीं चाहते। इसलिए आज उसका एक पहाड़ बन गया है, और उस पहाड़ को तोड़ना बहुत लोगों को मुश्किल लगता था। तो लोगों ने कहा इसके चक्कर में क्यों पड़े, कोई शॉर्टकट रास्ता बताइए ताकि जल्दी से जल्दी रातों रात सफलता प्राप्त की जाए, और ये पैसे की, सत्ता की, व्यवस्था की जो होड़ लगी है उसमें मेरा भी नंबर आ जाए। इसके अलावा हमारे जीवन में कोई ध्येय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। इसलिए हम समाज में ये तो पाखंड करते हैं कि हमारे दादा ये थे, हमारे परदादा ये थे, हमारे ये मूल्य थे, ये कहते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते, क्योंकि अप्लाई करने में आपको अपने कई सारे स्वार्थ छोड़ने होंगे। लिहाजा आज जब सब ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, तो तमाम कथावाचकों को मैं बार बार, आप सोच सकते हैं मैं कथावाचकों की बात क्यों कह रहा हूं, और एक ऐसे मंच से कह रहा हूं जहां विदुषी बेला पारिक बैठी हो और खुद कथा करती हो। और मैं बेला जी के बुलावे पे मैंने कोई बहुत सवाल नहीं खड़ा किया। बेला जी से मेरी जान पहचान कोई 20 साल पुरानी नहीं है। एक लंबे सफर में किसी से 10 मिनट बात करने के बाद यह आपको अंदाजा हो जाता है कि सामने वाले का एजेंडा क्या है। मैं तो जीवन में कभी किसी कोई कथा ही नहीं सुनने गया। पूरा बचपन मेरा ऐसी जगह गुजरा जहां मंदिर नहीं था, और 25 साल के दौर में मेरे पास समय नहीं था कि मैं कथा सुनूं। लेकिन हजारों कथावाचक दिखाई देते हैं मुझे, हजारों। मैं किसी को निजी तौर पे नहीं जानता,
और ना ही मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता। इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग पदों पे बैठे हुए हैं उनकी बाध्यता हो सकती है। लोकतंत्र में यह महत्व नहीं होता कि वोट देने वाला आदमी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है या पंचर जोड़ने वाला है। उसके वोट की कीमत बराबर होती है। इसलिए आप यह कहें कि लोकतंत्र में कोई आपने महान आदर्श विचार रखा, तो हो सकता है बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर उस विचार को समझ सकता हो क्योंकि उसके ज्ञान का लेवल बढ़ गया है, लेकिन उसके वोट की कीमत 10 गुना हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। और जिस देश में, जिस राष्ट्र में चाटुकार, लालची और कायरों की गिनती बढ़ जाती है, वहां नेताजी को झूठ बोलना ही पड़ता है कि हम सत्ता में आएंगे तो 2 महीने की बिजली का बिल माफ कर देंगे और 5 रुपए किलो चावल तुम्हें देंगे। और जब ऐसे लोगों की गिनती बढ़ जाती है तो समाज का वैचारिक स्तर ऊपर नहीं बढ़ता है, समाज वहीं का वहीं रहता है। इसलिए आज सबसे छोटी सी चीज है, मुझे बताया गया कि यह प्रोग्राम एक ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है। इस प्रोग्राम में मैं आया इसीलिए कि यह कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, यहां कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, न किसी पार्टी का यह फंक्शन है और ना ही मैं कोई ऐसी बात करने वाला। महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, कहां कहां से ये लोग आए हैं। मुझे बताया गया कि महाराष्ट्र के कुछ युवा कार से आ रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं। तो आखिर आप ये सोचिए कि हम बार बार ये कहते हैं कि समाज बड़ा स्वार्थी हो गया है, किसी पे समय नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता। सवाल यह है कि जो सुना रहा है वो भी ईमानदार है कि नहीं है, और अगर होता है तो आप सुनने आते हैं। आपको कोई भरोसा रहा होगा जो लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से चल के आ रहे हैं, वो मुझे जानते नहीं। दिल्ली के भी लोग हैं, दिल्ली से तो मैं खुद ही आया हूं। कौन सी ऐसी वजह है कि वो वहां से यहां तक सुनने आए हैं? और संचार क्रांति के दौर में तो इतने सारे मीडियम हैं कि वो वहीं बैठ के सुन सकते थे। आप सबको पता है यहां आने से न किसी को टिकट मिलने वाला है, न कोई पद मिलने वाला है, न आपकी तनख्वाह बढ़ने वाली है, न आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। तब भी अगर आप यहां आए हैं तो यह इस बात को दर्शाता है कि आपके अंदर सच सुनने की शक्ति पैदा हो गई है। आप सिर्फ इसीलिए यहां आए। और आप सच वही बोल सकता है, सच वही सुन सकता है जिसे किसी से कुछ लेना ना हो। मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये चाहे आपसी दोस्ती हो, चाहे मोहल्लों की दोस्ती हो, चाहे अलग अलग मतों के मानने वालों की दोस्ती हो, यह लालच आपको सच नहीं बोलने देता, क्योंकि आपको कहीं अपनी तथाकथित दोस्ती खोने का डर होता है। सच बोलने से हो सकता है कि आपके बिजनेस को कम लाभ हो, यह आपको डर पैदा करता है। यह तमाम शक्तियों के कारण आप झूठ बोलते हैं, और हर ऐसी बात बोलते हैं वो झूठ हो लेकिन सबको अच्छी लग रही हो। एक कायर, डरपोक, लालची समाज के अंदर ऐसे ही नैरेटिव, ऐसे ही नारे चलते हैं। इसलिए जो भी राष्ट्र, उसे किसने गुलाम बनाया, कितने सालों तक उस पर राज किया, यह कोई दुख की बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे देश गुलामी थे समय समय पर। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, गुलामी की सबसे बड़ी निशानी क्या है, कि जब आप आजाद भी हो जाते हैं, जब आप अपनी व्यवस्था, अपना संविधान,
अपने नियम कानून जुडिशरी सब कुछ स्थापित कर देते हैं, लेकिन आजाद होने के बाद भी आप गुलामों का इतिहास पढ़ते हैं। उससे आने वाली नस्लों को सच नहीं पता चलता। और आप, क्योंकि मैं इस श्रेणी से राजनीतिक लोगों को अलग कर देता हूं, क्योंकि हर चीज का नियम है। क्रिकेट के मैदान में जो नियम लागू होते हैं वो हॉकी में नहीं होते, और हॉकी में जो लागू होते हैं वो फुटबॉल में नहीं होते। हॉकी में गेंद अगर खिलाड़ी के पैर में लग जाए तो फाउल होता है, और फुटबॉल में अगर हाथ में लग जाए तब फाउल होता है। तो आप फुटबॉल के नियम से हॉकी नहीं खेल सकते, और हॉकी के नियम से फुटबॉल नहीं खेल सकते। लिहाजा अगर आपको अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को सुरक्षित रखना है, तो वो सुरक्षा आपके अपने घर के दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगाने से नहीं होगी। इसलिए कि जो बदमाश, जो आतंकवादी, जो दहशतगर्द, जो जिहादी आपके मोहल्ले में तक पहुंच गया है, उसे आपके घर के दरवाजे तोड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। अगर संकट से निपटना है तो जहां से वो आया है उसे वहीं रोकना जरूरी है। और आज 2022 में जो युद्ध आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, क्योंकि हमको बताया गया कि टैंक होंगे, मिसाइल होगी, बम होगा, अब कोई युद्ध इससे नहीं लड़ा जा रहा। कोई युद्ध नहीं लड़ा जा रहा। चौथा युद्ध हमारे देश में उस नारे और उस नरेटिव से लड़ा जा रहा है कि हमको यह पता ही नहीं है हम हैं कौन। तो कोई मूर्ख इतिहासकार बता रहा है आप बाहर से आए थे। कोई हमें इस तरीके से हीन भावना के साथ समझा रहा है कि आपको तो सुबह टॉयलेट करने की भी तमीज नहीं थी, आपको खाने की तमीज नहीं थी, कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी। यह दुनिया हमको समझा रही है। इसलिए मैंने कहा, चाहे वो कथावाचक हो, अध्यापक हो, प्रोफेसर्स हो, बड़े बड़े महान बुद्धिजीवी हो, अगर इन लोगों ने तय कर लिया है कि हमारा स्वार्थ इन्हीं चीजों में बरकरार है कि हम लोगों को सच न बताएं, और जो संचार क्रांति के जितने भी तरीके थे, कौन नहीं जानता कि आज से 30-40 साल पहले एक रेडियो हुआ करता था सिर्फ, तब टेलीविजन नहीं था, और रेडियो भी सरकार के अधिकार में था। तो आप शायद उस दौर की चीजों को ना पढ़ा होगा, आपने न जाना होगा, क्योंकि ये सब चीजें जानने से कोई नफा नुकसान नहीं होगा आपका, कि आपको कोई फायदा हो जाए इससे। लेकिन एक फायदा मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सच जान लेंगे तो आगे वाली जनरेशन को सच बता सकेंगे। यही आप ये मान के चलें कि आप जो कुछ आज कर रहे हैं, जैसे मैं ये मानता हूं कि जो रास्ता मैंने चुना, मैंने अपनी मर्जी से चुना। लोग मेरे बारे में बड़े बड़े शब्द कहते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है। ये उनकी भावना हो सकती है। मैं सिर्फ इतना ही मानता हूं अपने बारे में कि जो कुछ भी मैं कोशिश कर रहा हूं, एहसान नहीं कर रहा। किसी के ऊपर मेरा वो नहीं है कि नहीं मैं ही सच बोल रहा हूं। मेरी कोशिश है कि कुछ मुद्दों को, ऐसों को उठाओ जिससे राष्ट्र सुरक्षित हो।
इन मुद्दों को तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ इतनी ताकत से रखो कि आज की युवा पीढ़ी के पास इस संचार क्रांति में हर चीज का जवाब मिनटों और सेकंडों में उसकी उंगलियों पे होता है। इसलिए मैं अगर आपके बीच में आकर के कोई आए बाएं शाएं टाइप का भाषण देके चला जाऊं, तो आप किसी मजबूरी में आ गए हैं, आपने सुन लिया है, और इस हॉल के बाहर निकलने के बाद आप कहेंगे क्या यार ये झूठ बोलता है, यार ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं यहां बोलूं या आप दूसरे माध्यमों के से आप जो मुझे सुनते हैं, अगर कोई चीज को मैं गलत तरीके से रख रहा हूं, उसमें कोई तर्क लॉजिक, उसमें कोई डाटा गलत दे रहा हूं, आपको पूरा अधिकार है। रात के 2 बजे भी मैं अपने ईमेल को सार्वजनिक करता रहता हूं, आप लिखें और कहें कि यह बात आपने पूरी तरह से निराधार कही है। मैं आपको समय मिलते ही, सुबह उठते ही अगर समय मिलेगा, सबसे पहले जवाब दूंगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपके यहां जो कुछ कुछ चीजें गड़बड़ हैं वो सही आपको पता चल जाए। बाकी निर्णय आप करें कि आपको जीवन में क्या करना है। तो विदिशु बेला पारिक जी ने जब मुझसे कहा कि मैं एक प्रोग्राम करना चाहती हूं, आपके बारे में सुना है कि आप छोटे मोटे प्रोग्राम में नहीं आते, आपसे लंबी डेट नहीं मिलती, बड़े आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं आपसे संपर्क साधने के लिए। मैंने कहा मैं ये जानता ही नहीं हूं कि किसने इस तरीके का ये माया जाल आपकी इर्द गिर्द गिर दिया है कि मुझे बुलाने के लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न करने होंगे। मैंने सार्वजनिक मंचों से कहा है, मैं नेता नहीं हूं, मुझे लाख लोग सुनने आएंगे, मैं कहीं बोलने नहीं जाता। मैं जब बोलता था शुरू में तो पुलिया पे 4 लोग होते थे, तब भी बोलता था। इसलिए यहां 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, अगर ये 200 लोग या 100 लोग मेरी बातों से, मेरे कहने के कारण संतुष्ट नहीं, बल्कि तर्कों पे कसने के बाद इनको लगता है कि ये बात हमारी नस्ल को बिगाड़ रही है, हमारे आने वाले भविष्य को बिगाड़ रही है, और आपको ठीक लगता है, तो ये 100 लोग भी 1 करोड़ के बराबर है। क्योंकि भीड़ ताली बजाएगी, भारत माता की जय कहेगी, शाम को चली जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा कि बेला जी, आपने मुझे बुलाया